पंजाब हेड मराला के मुकाम पर बड़े सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। पानी आगे आगे गुजर रहा है और मजीद तबाही इसमें हो रही है। भारत ने भी 11th आवर तक इंतजार किया और जब पानी उनके कंट्रोल से बाहर हुआ तो उन्होंने उस पानी को रिलीज कर दिया। सिंध में आम है वो है इंक्रोचमेंट ऑन रिवर बेड्स, जहाँ पर लोग अपने मकान या अपना कारोबार स्टैब्लिश करते हैं। लेटेस्ट अरीना हमें चाहिए, मतलब नींद ये कह रहे हैं कि हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। पंजाब में सैलाब का खतरा मजीद बढ़ गया। भारत ने सलाल डैम के दरवाजे अचानक खोल दिए। 8 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला दरिया चनाब में दाखिल होने का खदशा। दरिया सतलुज में सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया। जनूबी पंजाब को बचाने के लिए इंतजामिया का बड़ा ऑपरेशन जारी। नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। उधर पंजाब के बाद सिंध के 3 बड़े बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। इंतजामिया का हाई अलर्ट। गुड्डू बैराज पर बहाव 3,22,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। सिखर बैराज पर बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड, जबकि 2,52,000 क्यूसेक पानी कोटड़ी बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद, मरी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रात को जलजले के शदीद झटके ने अवाम की नींदें उड़ा दी। जलजले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजले का मरकज जनूब मशरकी अफगानिस्तान था। उधर अफगानिस्तान में 6 शिद्दत का खतरनाक जलजला, 20 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। अफगान हुक्काम के मुताबिक सुबह नंगरहार और कुन्नड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर बन गए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन। एससीओ का 25वां सरबराहान मुमलिकत का इजलास जारी। चीनी सदर की ज़ेर सदारत इजलास में कई ममालिक के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब के लिए कन्वेंशन सेंटर में मौजूद। इजलास से खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम पर रुकन ममालिक की तरक्की और खुशहाली के फरोग की जिम्मेदारी आयद होती है। मोदी को एक और धक्का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मंसूख होने की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ट्रंप ने रवा साल दौरा भारत के मंसूबे खत्म कर दिए। सदर ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था। और हीरो कप इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जबरदस्त परफॉर्मेंस। मजमूई तौर पर 8 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तानी एथलीट अब्दुल्ला फारूक ने भारत का हुरूर खाक कर दिया। चैंपियनशिप में पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। ताइक्वांडो स्टार्स आज होंगे दुनिया बोले में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नो बखैर रागले वशत के। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 माह से सैलाब और मानसून बारिशों के साथ साथ दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब की कैफियत बरकरार है। अब भारत की जानिब से दरिया चनाब में फिर से 8 लाख क्यूसेक पानी बगैर इत्तला छोड़ा गया है, जिसके बायस पंजाब हेड मराला के मुकाम पर बड़े सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। दरिया चनाब में तरेमू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तरेमू के मुकाम पर सैलाब की आमद और अखराज 4,79,743 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब दरिया रावी में हेड बल्लोकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी है। अब बहाव 1,75,000 पर आ गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शाहदरा के मकाम पर पानी की आमद और अखराज 67,900 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। पानी का बहाव अपनी जगह, जबकि आज इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता रात वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, मरी, पेशावर, एबटाबाद, अटक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में शदीद झटके महसूस किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पे 6.0 रिकॉर्ड की गई है। अब तमाम तर सूरत हाल पे बात भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है अपने आप से कि क्या इन कुदरती आफात को हम खुद तो दावत नहीं दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जुम्मे को जब हम क्लोजिंग कर रहे थे, उस वक्त रिहायशी जो सोसाइटीज़ थी उनका बहुत ज़्यादा हाल बुरा था। हालांकि अब बताया जा रहा है कि अब शायद सिचुएशन पहले से बेहतर होती जा रही है, लेकिन अभी भी वहाँ पे जो अब सैलाब उतरने के बाद लोगों का घर बार डूबा है। लोगों के जो अहम चीज़ें थीं, जो प्रेशस जिनका उनका मालो मता था, वो सब का सब जो है वो कीचड़ हो चुका है। हम इस सब पे भी बात करेंगे, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का इस वक्त रुख कर लेते हैं। मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले झंग का रुख करते हैं। सैयद अदनान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, झंग की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, दरियाए चनाब में इस वक्त बड़ा सैलाबी रेला झंग के हदूद में दाखिल हो चुका है। 270 देहातों को इसने मुतासिर किया है। और यहाँ अगर झंग सरगोदा रोड की बात करें तो यहाँ
सरगोदा रोड जो है ज़ेरे आब है। यहाँ अब ट्रैफिक नहीं चल रही, लेकिन बहुत से लोग हेल्प के लिए कॉल कर रहे थे कि मुतासरीन जो मुतासरा इलाकों में फंसे हुए थे, तो यहाँ हमें मुतासरीन की जानिब से और पाक फौज के दस्ते यहाँ पहुँचे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। ये दो नौजवान एक दरख्त के साथ फंसे हुए थे, तो इनसे जानते हैं कि कब से ये यहाँ फंसे हुए थे। जी ये सर जी हम 20 मिनट से फंसे हुए थे, तो कॉल किए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना रेस्क्यू पाक फौज ने जो है और अच्छा रिस्पांस किया और 10 मिनट में पहुंच गए हैं। जी, अभी बहुत से मुतासरीन यहाँ खड़े हैं, ये बाहर क्यों नहीं आ रहे जो यहाँ घरों में हैं? ये सर पानी अंदर है घरों में और डकैतियाँ होती हैं और जो है ना रात को लूट मार के लिए लोग किश्तियों पे आ जाते हैं। हर घर में एक दो लोग गए हैं। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन किया इन्हें यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ये लोग जो यहाँ मौजूद हैं अभी, ये एक दो लोग यहाँ रहते हैं सिर्फ अपने घरों की हिफाजत के लिए कि यहाँ जो है इनके घरों को कोई रात को चोरी डकैती न कर जाए। लेकिन यहाँ हमें बहुत से मुतासरीन अभी भी फ्लड में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और पाक फौज की जानिब से और रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन अभी जारी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ठीक है, जंग से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब एक और इलाका पाकपतन, और यहाँ की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब रही है। आप देख सकते हैं मनाजिर भी कि पानी कई जगहों से अभी तक उतरा नहीं है। तो पाकपतन भट्टी हमारे नुमाइंदे मौजूद है। तारिक बताइए पाकपतन की क्या सिचुएशन है? कुल भारतीय आबी दहशतगर्दी मुसलसल जारी है। पाकपतन में इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है उसके बाद पुलिस के दस्ते जो हैं वो लोगों के इनखला को यकीनी बना रहे हैं और इसके साथ साथ डीपीओ पाकपतन जवेद चदर जो हैं वो लोगों में राशन और लोगों में जो खाना है वो भी तकसीम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डीपीओ जवेद इकबाल चदर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने अब तक कितने लोगों का इनखला जो है वो यकीनी बनाया? थैंक यू वेरी मच। देखें भट्टी साहब, ये जब से ये सिलसिला सैलाब का शुरू हुआ है, डे एंड नाइट ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल भी रहे हैं और जहाँ तक पानी पहुँच चुका है या पानी पहुँचने का खदशा है तो वहाँ मसाजिद में अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है और उनको रेस्क्यू करने के लिए और उनको वहाँ से शिफ्ट करने के लिए लॉजिस्टिक खुराक वो भी दी जा रही है। हुकूमत पंजाब की तरफ से रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। अब देखें, ये जो अभी हम कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन साथ साथ चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ सीएम साहबा की डायरेक्शन है कि लोगों में खाना भी तकसीम करें और उनको हमारी सीएम साहबा की तरफ से हमदर्दी का पैगाम भी पहुँचाएं। अच्छा, जैसा कि आपने डीपीओ साहब की बात सुनी, उनका कहना था कि सीएम पंजाब मरियम नवाज की हदायत के मुताबिक इस वक्त हम लोगों का इनखला उसको भी यकीनी बना रहे हैं और उनमें खाना भी तकसीम कर रहे हैं। जो लोग अपना घर बार छोड़ कर आए हैं वहाँ पर पुलिस के दस्ते जो हैं वो 24 घंटे उनके जो माल है, उनका जो घर है, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस के जो दस्ते हैं बोट्स के जरिए वहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जी ओके, आप हमें पाकपतन से अपडेट कर रहे थे तारिक हुसैन भट्टी। अब ज़रा एक बार फिर बात करें उस तमाम तर ये नशेबी इलाके हैं जहाँ पे ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है। एक और इलाका तांदलिया वाला, यहाँ पे माड़ी पतन के मुकाम से अभी भी 2,23,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है और अब जब ये रेला गुजरा है तो उसके बाद जो दरिया किनारे लोग हैं उनको मुंतकिल किया गया है इन द रिलीफ कैंप्स। तो हमारे नुमाइंदे रिजवान बदर हमारे साथ मौजूद हैं और उन अलॉन्ग विद हिम इस कमिश्नर फैसलाबाद। रिजवान, ज़रा इनसे बात भी कीजिएगा और जो रिलीफ कैंप की सहूलियात हैं क्या हैं, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कितने लोग हैं, इस हवाले से भी अपडेट कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, फ्लड की बात की जाए तो माड़ी पतन के मकाम पर इस वक्त 2,23,000 क्यूसेक का जो बड़ा रेला गुजर रहा है, जिससे मतअद्दद दहात हवाएँ उनको महफूज मकाम पर मुतासरीन को पहुँचाने के लिए रिलीफ कैंप में भी पहुँचा दिया गया। इनको क्या तकसीम हो रहा है, इनकी क्या सहूलियात मिली हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। एक तो मुझे बताइएगा टोटल तहसील तांदलियावाला में कितने रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, दूसरे नंबर पर अब तक कितने मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, इनको क्या सहूलियात भी दे रहे हैं आप? हमारे पास 6 कैंप्स हैं जिसमें इस वक्त जो लोग अवेलेबल हैं वो 5 कैंप्स के अंदर है और हमारे पास तकरीबन 300 बंदा जो है डिफरेंट कैंप्स के अंदर वो मौजूद है। 500-600 जानवर है। अगला कैंप आपको दिखाते हैं, उसमें जानवर बहुत सारे हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये फैमिलीज़ हैं, बेसिकली प्रेफर करते हैं फैमिली इकट्ठी रहे और यहाँ पे इनको खाना 3 टाइम मिल रहा है। वहाँ पे आपको हेल्थ क्लिनिक की गाड़ी भी खड़ी हुई है और डॉक्टर भी हैं, लाइव स्टॉक के डॉक्टर भी मौजूद हैं। पानी, वॉशरूम, हर चीज़ इनको, हर फैसिलिटी, लाइव स्टॉक, जानवरों का चारा, सारा कुछ दिया जा रहा है। बिजली, पंखे सारे लगे हुए हैं 24 घंटे। पीने वाला पानी, जानवरों के लिए पानी सारा वो अवेलेबल है। अब इनको राशन भी हम दे रहे हैं
ताकि ये अपनी मर्ज़ी से अगर कोई चीज़ करना चाहें तो इनके पास वो भी मौजूद होना चाहिए, या अगर इनके कोई फैमिली मेम्बर्स आगे मौजूद हों अपने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं दिन को आते जाते रहते हैं, अभी जैसे मेल मेंबर आगे गए हुए हैं तो उनके लिए सारा वो राशन भी दिया है, खाना 3 टाइम जब तक ये यहाँ पे इंशाल्लाह इनको मिलेगा, जब तक इनका रिहेबिलिटेशन का फेज़ नहीं आ जाता। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइएगा कि टोटल अब तक कितने मुतासरीन को आपने रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है, और जानवरों के लिए चारे का आपने बता दिया, मुझे रेस्क्यू के बता रहे, मतलब कितने अफराद को अब तक? हमने तकरीबन 3000 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया था, उसमें मेजॉरिटी जो है वो एक आध दिन रहने के बाद फिर अपने फैमिलीज़ के पास चली जाती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ट्रैक्टर ट्रॉलीज चाहिए होते हैं सामान निकालने के लिए, वो परमानेंटली रिलीफ कैंपों में नहीं रहना क्योंकि उनके रिश्तेदार मौजूद होते हैं। तो हमने 3000 के करीब एक था। इसी तरीके जो जानवर हैं वो तकरीबन 5000 के करीब जानवर हैं जो कि इनके हमने निकाले थे। बाकी जो ड्यूरिंग फ्लड जो रेस्क्यू की हैं वो तकरीबन 100 के करीब उन्होंने जाके लोगों को पानी के अंदर से जो डिफरेंट कॉल्स आती हैं उनके ऊपर निकाला है। जी, जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की बात सुनी, उन्होंने 3000 के करीब मुतासरीन को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। इसके साथ साथ 6 रिलीफ कैंप कायम किए जहाँ पर मुतासरीन को हर किस्म की यहाँ पर खाना और जानवरों को चारा तक दिया जा रहा है। जी, ये हमने तालिया वाला का रुख किया। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो हमारा एक बॉर्डर एरिया है शकरगढ़, और हमारे नुमाइंदे शहजाद हुसैन मौजूद हैं। शकरगढ़ में जो रेले हैं, जो मौसम की तलखियाँ हैं, ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, और ख़ास तौर पे एक और बहुत ही अहम मामला, और वो ये कि फ़सलें जो हैं वो तबाह हो गई हैं, जो आपसी रास्ते हैं वो मुनक़ता हो गए हैं। अब शहजाद हुसैन ज़रा बताइए शकरगढ़ की क्या मज़ीद तफ़सीलात हैं? अजी बिल्कुल, सैलाबी रेले तो गुजर गए लेकिन उसकी तबाहकारियाँ अभी भी बाकी हैं। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ शकरगढ़ के नवाही गांव वीरम में, जहाँ पे लोगों के घरों में अभी भी 3 से 4 फुट पानी जमा है और लोग जो है बहुत से मसाइब का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के आने जाने के रास्ते भी बंद हैं। इस वक्त कुछ जो मुतासिर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गाँव वीरम का रहने वाला जी, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੱਟ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੜੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ अपना जो फर्नीचर सी वो भी तबाह हो गए ने। घरां दे विच सप्प आ रहे ने, पानी आया सी इहदे नाल सप्प अंदर वड़दे पे ने, ते निक्के निक्के बच्चे ने, असीं इन्हां नूं कित्थे लैके जाइए। ते साडी यही रिक्वेस्ट है कि कोई सानूं रिलीफ दिता जावे। साडे हजे रावां दे विच पानी है, साडा माल जंगल जिहड़ा भी, साडीआं फसलां तबाह हो गईयां ने। जी बिल्कुल, आपने सैलाब ज़दगान की बात सुनी। उनका कहना यही है कि हमारे घरों में जो अभी भी 3 से 4 फुट पानी जमा है, और सबसे ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि दरियाओं के ज़रिए जो पानी में सांप बह कर आए हैं, उनकी वजह से हमें ख़तरात भी जो है लायक हैं, और वो आने जाने के रास्ते भी उनके बंद हैं। इसी हवाले से वो किसी मसीहा के मुंतज़र हैं और हुकूमत वक्त से अपील कर रहे हैं कि उनकी इमदाद की जाए। जी ठीक है, शकरगढ़ से आप में अपडेट कर रहे थे। अब इतवार और हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात यही कहा जा रहा था कि जनूबी पंजाब ये रेला दाखिल होगा, और वही हुआ। और जो बुलंद सतह थी चनाब की, वो जो है वहाँ से अब सिचुएशन ये है कि मोहम्मदपुर घोटा और गिरद नवाह के मज़ीद 10 से ज़ायद जो मोहताजात हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। और लोग जो बताया ये जा रहा है कि अपनी मदद आपके तहत भी बहुत से लोग नकल मकानी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंतज़ामिया है नहीं है, क्या सूरत हाल है? ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबार हमारे साथ मौजूद है। जावेद, वैसे तो पूरे पंजाब में रेस्क्यू 1122 से लेकर हुकूमत तक कोशिश कर रही है कि वो लोगों को रिलीफ दे। व्हाट्स द सिचुएशन इन मुल्तान? जी बिल्कुल, दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल वक्त के साथ साथ संगीन होती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मदपुर घोटा के मकाम पर, और यहाँ पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। कासिम बेला के साथ जो मोहम्मदपुर घोटा है, हमरोट है, मौजा भेली है, इसके साथ साथ शेरशाह तक ये इलाका जाता है। 10 से ज़ायद मवाज़ियात हैं जो इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ मेरे पीछे आप हैं
कि ताहत निगाह जो इलाका है ये पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर खड़ी फसलें जो थी वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। इसके साथ साथ बड़ी तादाद में यहाँ बागात हैं वो भी ज़ेर आब आए हुए हैं। और अब जो एक बड़ा सैलाबी रेला है त्रिमू से आना है वो कल तक मुतवक्के है कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद में दाखिल होगा, जिसके बाद यहाँ सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा, यहाँ जितने भी इलाके हैं वहाँ अब तक जो लोग हैं कितने बाहर आ चुके हैं, अब कितने मौजूद हैं और क्या सहूलियात फराम की जा रही हैं ज़िला हुकूमत की जानिब से आप लोगों को? जी पीछे जो है ना तकरीबन 70% जो है ना लोग आ चुके हैं इधर। 30% लोग वैसे बैठे हुए हैं जो जिनके पास मतलब कि आगे जगह नहीं है, तो खैमे नहीं है, रहने की जगह नहीं है, तो इस वजह से वो मजबूरी के तहत पीछे बैठे हैं। तो जानवर हैं उनके पास तूड़ी का उनके पास बंदोबस्त है ताकि वो उनकी थोड़ी बहुत हो सके गुजारा जानवरों का। इधर जो आए हुए हैं हम लोग उधर से ही आए हुए हैं, ना हमें कोई खैमे दिए जा रहे हैं, ना कोई खाने की कोई ज़रूरियात मुहैया की जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हुकूमत की तरफ से हमें दिया गया हो। हम अपनी मदद आपके तहत इधर आए हैं, हमने दरिया क्रॉस किया है अपनी मदद आपके तहत। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं जो सैलाब से मुतासरा इलाकों के मकीन हैं वो यहाँ पर मोहम्मदपुर घोटा के मकाम पर मौजूद हैं, जो बाहर की तरफ आ रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अंदर अब भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। ख़ास तौर पर इनको जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं, इनका ये कहना है कि टेंट कम है, लोग ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ जो मवेशी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं जो ये बाहर लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए चारा मुयस्सर नहीं है। चारे के लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। इनका ये भी कहना है कि इनको खुराक और पानी के हवाले से भी मुश्किलात दरपेश हैं और ज़िले हुकूमत के जो दावे किए जा रहे हैं यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स नज़र आ रही है। जी तो ये तो मुल्तान की हमने बात की। लेट्स शिफ्ट अगेन अपवर्ड्स और कसूर का ज़रा रुख करते हैं। और कसूर की सिचुएशन इस वक्त ये है कि सैकड़ों बस्तियां जो हैं वो ज़मीनी राब्ते उनके कट गए हैं फ्रॉम द मेन लैंड्स और रेस्क्यू किया जा रहा है 1122 की जानिब से। यहाँ पे हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद हमारे साथ मौजूद है कसूर से। आसिफ, क्या सिचुएशन है कसूर की? जी बिल्कुल, अगर दरिया सतलुज के अंदर पानी की सतह की बात की जाए तो इस वक्त दरिया सतलुज के अंदर पानी की सतह में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। हाई दर्जे का सैलाब आ चुका है और जो पानी है लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इंतज़ामिया हाई अलर्ट है और इंतज़ामिया के लोग आवाम को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रहे हैं और जिसमें आर्मी के रेंजर्स के नौजवान शामिल हैं, उसके बाद इंतज़ामिया के लोग शामिल हैं, इसके बाद पुलिस शामिल है। मेरे साथ यहाँ पर एसी कसूर मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जिस तरह इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, फ़िलहाल हम एक्सेप्शनली हाई फ्लड जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं दरिया सतलुज में, जिसकी वजह से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा विलेजेस जो हैं तकरीबन दर्जनों की तादाद में जिनको हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का अमला है, हमारी पुलिस यहाँ पे साथ मौजूद है, रेवेन्यू खास तौर पे गांव-गांव में अपनी जो है फुट स्टेप मेंटेन किए रखे हुए है। सिमिलरली तमाम डिपार्टमेंट जिनमें सिविल डिफेंस, मेडिकल, जिसमें आपकी लाइफ स्टॉक आ जाता है, जिसमें इरिगेशन, हाईवे, तमाम डिपार्टमेंट्स इंगेज्ड हैं। हम लोगों को इवैक्यूएट करने की प्रॉपर जो है वो कोशिश कर रहे हैं और हमारे 17 फ़िलहाल जो है ना इवैक्यूएशन कैंप वो तहसील कसूर में ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि 9 जो है वो तहसील पतोकी में ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को बिल्कुल फैसिलिटेट करने के लिए खाना भी मुहैया किया जा रहा है और साथ साथ जो है रहने के लिए बेहतरीन जगह फराहम की जा रही है तमाम इंतज़ामात के साथ। लोगों के जानवरों के लिए यहाँ पे लाइफ स्टॉक की तरफ से कैंप कायम किया है जहाँ पे चारा भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि किसी भी किस्म के नुकसान को जो है वो ज़ीरो किया जा सके। जैसा कि एसी कसूर का ये कहना है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि हम लोग रात दिन फील्ड के अंदर हाई अलर्ट हैं। इनका ये कहना है कि जो 72 से ज़ायद देहात हैं जो कि पानी की जद में आ चुके हैं, इनका ये कहना है कि वहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया गया है, महफूज मुकामात पर पहुँचाया जा रहा है। इसी साहब का ये भी कहना है कि सैलाब की सूरत में हम लोग दिन रात यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इनके साथ रेंजर्स की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है और इनका ये भी कहना है कि इसके अलावा दूसरे महकमे हाई अलर्ट है जिसमें इरीगेशन का महकमा है, महकमा ज़राअत है। ठीक है, कसूर से हमारे नुमाइंदे आसिफ जावेद हमें अपडेट कर रहे थे। वी आर गोइंग स्ट्रेट टू डीजे में पंजाब। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काठिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। आई नो इट्स बीन अ हेक्टिक वीक फॉर यू सर। सर, क्या इत्तलात हैं, क्या अब पंजाब के लोग सुख का सांस ले सकते हैं या ख़तरात अभी भी हैं? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहा हूँ कि आज महकमा मौसमियात ने आज से ग़ालिबन 3 दिन के लिए बारिश का भी ऐलान कर रखा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ये ठीक कहा कि इस वक्त जो 9th स्पेल है वो चल रहा है और इसके पेश नज़र बारिशें मज़ीद हो रही हैं ना सिर्फ पाकिस्तान पंजाब में बल्कि ये जो अपर कैचमेंट्स इंडियन साइड पे हमारे रिवर्स की है उनमें भी शदीद बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से अभी दरियाओं में पानी का बहाव मज़ीद बढ़ने का खदशा है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं दरियाओं में मज़ीद पानी बढ़ने का खदशा है, हम ऑलरेडी रेस्क्यू के कामों में लगे हुए हैं।
बस्तियां इवैक्यूएट करवा रहे हैं एंड ऑल दैट, हमने वो काम मुकम्मल कर लिया काठिया साहब, या फिर अभी भी वी आर इंडल्ज्ड इनटू इट, ऑन दो कि बहुत बड़ी आबादी है जो कि डिस्प्लेस भी हुई है? जी, एक तो इसमें ये हमें देखने की ज़रूरत है कि क्योंकि पानी के जो अभी मेन पीक्स हैं और बड़े रेले हैं वो अभी तक पंजाब की हदूद में मौजूद हैं, और इसलिए अभी तक 100% ना रेस्क्यू कंप्लीट हुआ है और ना ही रिलीफ को इंश्योर मैं कह सकता हूं कि हमने कर लिया है, क्योंकि पानी आगे आगे गुजर रहा है और मज़ीद तबाही इसमें हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली मज़ीद मुतासरीन जो हैं उनकी तादाद में गाहे बगाहे इजाफा हो रहा है। जी, अच्छा, कैन वी टॉक अबाउट सम नंबर्स सर? कितने लोग रेस्क्यू हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, कितने ज़ख्मी हैं, और खुदा न खास्ता कितने अफराद लुक़्मा अजल बने? जी, बाय नाउ जो हमारी इतलात हैं और डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन 7.5 लाख लोगों को हम अभी तक इवैक्यूएट कर चुके हैं, और ये नंबर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह तकरीबन 5.25 लाख एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्ट करके उनको महफूज मुकामात तक पहुंचा चुके हैं, और ये नंबर भी ग्रेजुअली ओके, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है और मौसम की भी ख़राबी है, तो ऐसे में वी हैव टू डील विद द इंटरनेट थिंग्स एज वेल। कनेक्टिविटी का भी बड़ा इशू है, लेकिन उससे भी पहले जो मसला है वो है जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। अब तक पंजाब PDMA के मुताबिक 7.5 लाख अफराद डिस्प्लेस हुए हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है, और अभी भी ये तादाद जो है वो मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि ना सिर्फ बारिशें अभी हैं बल्कि जो रेले हैं अभी तक वो कम नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ जो मवेशी हैं 10.5 लाख के करीब मवेशी, वो भी उनको भी वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है, और अभी तक ये नंबर्स नहीं आए हैं कि कितने मवेशी मर गए इस तमाम तर मामले में। ये इसलिए भी कहना ज़रूरी है क्योंकि जो पंजाब है और वहाँ के किसान हैं, वहाँ का ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो फार्म लैंड्स पे है और लाइव स्टॉक पे है, तो लाइव स्टॉक का भी नुकसान, इसके अलावा फार्म लैंड्स का कितना नुकसान हुआ है। अभी तो ये सैलाब जब उतरेगा तो उसके बाद फिर अंदाज़ा होगा कि कितना नुकसान पंजाब का हो चुका है। अब ज़रा हमारी एंकर पर्सन है बतूल राजपूत, और वो भी इन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गई, उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया है। तो गोइंग स्ट्रेट टू यू, कमिंग स्ट्रेट टू यू बतूल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो बतूल, यू हैव बीन देयर, हमने आपको देखा, आप कश्तियों में भी सवार रही, आपने जाके लोगों के वहाँ जो मुतासरीन हैं उनके इंटरव्यूज़ किए, प्रेपरेशन, करंट सिचुएशन और पोस्ट फ्लड सिचुएशन जो है उसके हवाले से हुकूमती इक़दामात को कैसा आपने पाया? जी बहुत शुक्रिया। अभी तक तो हम फ्लड से बाहर नहीं निकले, तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी ये तो देखना होगा, लेकिन उसे क्या करना चाहिए इस पर हम ज़रूर बात कर सकते हैं। हमने कसूर के एरिया में काम किया, बड़ा फार फ्लंग एरिया है, बहुत बड़ा उसका पोर्शन था जो ज़ेरे आब था, सबमर्ज था, लेकिन वहाँ पे देखिए जब 2 दिन की वार्निंग भारत की तरफ से दी गई कि 2 दिन के अंदर पानी आएगा, तो उसमें हम पूरी तरह पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। एक बड़ा फैक्टर है कि जब भारत ने दर्जनों डैम्स बनाया पिछले कुछ अरसे में, क्या भारत को इस बात का एहसास नहीं था कि अगर फॉर एनी रीज़न उसके डैम्स स्पिल कर जाएं तो उसके क्या इक़दामात होनी चाहिए। भारत ने भी 11 आवर तक इंतज़ार किया, और जब पानी उनके कंट्रोल से बाहर हुआ ज़्यादा बारिशों की वजह से भी, तो उन्होंने उस पानी को रिलीज़ कर दिया। अगर भारत ग्रेजुअली पानी रिलीज़ करता या इस हवाले से पाकिस्तान के साथ दोनों ममालिक की कोई कोऑर्डिनेशन होती तो डेफिनेटली कुछ और हो सकता था। और ये डिटर्मिन करना तो बहुत आसान है कि जब आप इतनी ज़्यादा मकदार में पानी रिलीज़ करेंगे तो जो भी रास्ते में आएगा उसका नुकसान होगा, और मैक्सिमम आप लोगों को नकल मकानी करवा सकते हैं, लेकिन क्या उनकी इमलाक वापस आ जाएंगी, उनके घर वापस आ जाएंगे, जो उनका सामान ख़राब हुआ है क्या गवर्नमेंट उसका कोई मुतबादल देगी? हरगिज़ नहीं। तो ये वो गलती है जिसमें हमने भारत की निशानदेही की है। ऑन दी अदर हैंड क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मसला है जिसमें ममालिक अब खुद से कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अगर ज़्यादा दूर नहीं जाए तो 2010 के फ्लड्स के बाद क्लाइमेट चेंज पे डिबेट हो रही थी। ये हमारी अपनी गवर्नमेंट की, हमारी अपनी इंतज़ामिया की नॉन सीरियसनेस है कि आपको इस हवाले से कोई पॉलिसी नज़र नहीं आई। सिर्फ पिछले साल 500% ज़्यादा बारिशें हुई थी सिंध और बलूचिस्तान में। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि कराची ने इस बात का क्रेडिट ले लिया कि हमने 2-3 दिन में डी वाटर कर दिया है, 2-3 दिन में हमने सड़कें क्लियर कर लिए, जाएँ अपने बच्चों को स्कूल भेजें, आप अपने दफातर जाएँ। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जब अगले साल अर्बन फ्लडिंग होगी, जब अगले साल फ्लड आएगा तो फिर क्या होगा? क्या आपने उन एरियाज़ में लोगों की रिहाइशें रोक दी?
क्या आपने कोई रेड जोन्स बना दी, क्या आपने वार्निंग जोन्स बना दी? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एग्जैक्टली बतूल, मेरा अगला सवाल ही उन्होंने कहा कि अब हम ये मेरा अगला सवाल ही, ऑब्वियसली हुकूमत इस वक्त तो आवाम की जानें बचाने की तरजीह दे रही है। जस्ट टॉक टू DGP में पंजाब, और उन्होंने कहा है कि अभी तक 7.5 लाख, एंड आई रिमेंबर फ्राइडे को इट वाज द नंबर्स वर 6 लाख, अब तक 7.5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए हैं और आगे मजीद भी हो सकते हैं। क्या होगा इसके बाद, कैसे इनको रिलीफ दिया जाएगा? क्या आपको सूरत हाल नज़र आती है? और अगर आपको याद होगा कि जब सिंध में सैलाब आया था तो उस वक्त भी लाखों मकानात बनाने को कहे गए, हमने वहाँ पे भी काम किया हुआ है। वो मकानात आज तक पूरी तरह नहीं बने हैं लोगों को। इनफैक्ट वहाँ पे तो आटे की बोरियां मिनिस्टर्स के घरों से मिली थी। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। और एक भी फैक्ट मैं आपके साथ, जो ये 2025 और 2024 की रिपोर्ट है, और ये जो ऑडिट कमेटीज़ होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ में ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि जो गवर्नमेंट ने अपने लोगों को सैलाब के बाद इमदाद करनी थी वो पैलेस्टाइन और दूसरी जगहों पे भिजवाई है। अब इसके लिए आंसरेबल कौन है कि जो इमदाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने सैलाब मुतासरीन के लिए अरेंज करी है वो मुल्क से बाहर क्यों जा रही है? तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप ये नहीं कह सकते कि पोस्ट फ्लड जो इक़दाम हैं उसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा। और ये जो आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट दो दिनों में जितने लोगों को डिस्प्लेस किया जा सका वो किया, और उस पर बिल्कुल गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब हमने देखा, एक चीज़ बड़ी अलार्मिंग ये थी कि बहुत सारे लोग अपना घर और अपना जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन था कि क्यों लोग, अब उनको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक मिट्टी के ढेर के ऊपर उनका घर है, वो झोंपड़ी में रह रहे हैं और पानी के किसी भी फ्लो से वो गिर सकते हैं, वो मर सकते हैं, उनके बच्चे डूब सकते हैं सैलाब में, जो इर्द गिर्द स्टैंडिंग वाटर है, जो स्टेगनेंट वाटर है उनके घरों के पास। लेकिन वो उससे नहीं डर रहे। वो कह रहे हैं कि जी हमारा ठेकेदार हमें वैसे नुकसान पहुँचाएगा अगर हम अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो लोग सिंध से, बलूचिस्तान से, इंटीरियर पंजाब में काम करने के लिए आए हैं, और जब उनको कोई मुतबादिल रोज़गार है ही नहीं तो वो अपना वही छोटा मोटा काम छोड़ने को तैयार नहीं है, अपनी जान को रिस्क करने को तैयार है। लेकिन अदर रीजंस एज वेल बतूल, ये और दीगर होते हैं कि लोग वहाँ से अपने आप को शिफ्ट करने में थोड़े से रिलक्टेंट और हेजिडेंट होते हैं। अच्छा, अब एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त अब गुजर रहा है, सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है, तो आपकी वहाँ पे बात हुई या फिर इसके अलावा भी कि जी क्या हुकूमत का प्लान है, मुतासरीन कब तक लौट सकते हैं? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑल दिस? देखिए, अभी जो कल की खबर ये कि भारत ने मज़ीद अपने कुछ डैम्स के दरवाजे खोल दिए हैं और वो मज़ीद पानी आएगा, और जो सतलज का एरिया उसमें तो 8 लाख क्यूसेक पानी आएगा। और रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी है सतलज और करीबी और गिरदोनवा के इलाके की, वो 2 लाख क्यूसेक भी मुश्किल से बर्दाश्त करें, क्योंकि वो नॉर्मल रिवर्स बनाए गए हैं। वो 8-8, 10-10 डैम्स का पानी बर्दाश्त करने के लिए नहीं बनाए गए, जो भारत ने पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की है। तो अभी तो मज़ीद पानी आ रहा है और अभी तो ये मज़ीद रूट्स ब्लॉक रहेंगे। तो ये एक्सपेक्ट करना कि लोग जल्दी अपने घरों को जा सकेंगे, अल्लाह करे वो अपने घरों को जल्दी चले जाएं, लेकिन नॉट इन नियर फ्यूचर, एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज़, फॉर फ्यू वीक्स। उसके बाद फिर ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इलाकों की सफाई करवाए, जैसे पाकिस्तान की बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ करवा रही हैं। अगर उनके खिलाफ कोई वीडियो बनती है तो वो फटाफट अपने इलाके की सफाई करवा रहे हैं, डिटर्जेंट से अपनी गलियां, सड़कें साफ़ करवा रहे हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान के देहातों में भी हो, क्योंकि हज़ारों देहात डूबे हैं, उनकी सड़कें कौन साफ़ करेगा, उनके घर जाके कौन साफ़ करेगा, ताकि वो दोबारा उसी गंदे इलाकों में वापस जाएं और बेचारे बीमार हों। क्योंकि आपको पता है कि पोस्ट फ्लड बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैलती हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की तरफ आती है कि वो पहले ही यकीनी बनाए कि लोगों को तब तक फैसिलिटेट किया जाए जब तक उनके घर अवेलेबल नहीं है, फिर उनके घरों की सफाई करवाया जाए, फिर ये देखा जाए कि वहाँ पे कुछ जो बीमारियाँ पैदा हुई हैं उनका भी रोकथाम किया जाए, और फिर उनको बाहिफाजत वापस पहुँचाया जाए और उनके रोज़गार का भी इंतज़ाम किया जाए अगर उनके पास कोई रोज़गार नहीं बचा। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया बतूल, थैंक यू सो मच। आपकी ये पोस्ट फ्लड सिचुएशन वी बिन कवरिंग जो फ्लड्स आए हैं, और पोस्ट फ्लड सिचुएशन में कोई भी देखने के लिए नहीं आता, डेंगी हो जाता है वहाँ पे लोगों को और ये सारी चीज़ें होती है। बट देखिए, कुछ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। अभी रिसेंट सैलाब में जो है ये तमाम तर सूरत हाल हुई, और एक बच्चा जो है, वी कैन प्ले इट अगैन, ये तो दिस इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द थिंग। अब इसमें एक छोटा सा होल है और वहाँ पे लोग किस तरीके से निकालने गए, देयर यू गो। तो अभी भी लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, और इस परेशानी के आलम में हमने ऐसी मुताद्दिद वीडियोस देखी हैं जहाँ पे
किश्ती में बैठ के इंसान तो क्या, अगर किसी मिट्टी के ढेरे पे कोई जानवर भी है तो उसको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू रेस्क्यू 1112। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होती हैं, लेकिन कुछ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और वो काम नज़र भी आता है, और उनमें से एक रेस्क्यू 1112 भी है। तो इसी पे ज़रा हम बात कर लेते हैं कि सूरत हाल अभी भी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है, लेकिन एक जगह ख़राब है सूरत हाल और अगली जगह ख़तरे की घंटी बजा दी गई। यू आर गेटिंग इट राइट। हम सिंध की बात कर रहे हैं। सिंध में प्रेपरेशन क्या है, सिचुएशन क्या है, फोरकास्ट क्या है? दिस इज़ द थिंग, बिकॉज वज़ीर आला सिंध ने भी कहा है कि जी मुख्तलिफ़ जगहों पे बैराजेस जो हैं उनको ख़तरात लाहिक हैं, और इस वक्त सिंध की तमाम तर मशीनरी जो है वो मूव तो हुई है, लेकिन क्या काम हो रहा है और हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है रेस्क्यू को लेके। लेट्स टॉक। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 सिंध। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि तहे दिल से मैं इसलिए भी इस प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया कर रहा हूँ, सिर्फ रेस्क्यू 1112 सिंध का नहीं बल्कि ऑल ओवर जहाँ पे भी मौजूद है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, पंजाब बलूचिस्तान हो। जिस तरह हमारी पुलिस जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन फोर्स है, कुदरती आफात के ख़िलाफ़ आप लोग फ्रंट लाइन फोर्स बने हुए। दिस इज़ एब्सोल्यूट कमेंडेबल। डॉक्टर साहब क्या सिचुएशन है सर सिंध में, ज़रा बताइए। अब फोरकास्ट क्या है, हम कब तक इस रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने के लिए। एंड जहाँ तक सिचुएशन की बात है तो आप भी लम्हा ब लम्हा आप लोग इस पे आपको अपडेट भी मिल रही है, और कंटिन्यूस जो इस वक्त NDMA की तरफ से और PDMA की तरफ से जो इस वक्त हमारे पास डेली रिपोर्ट्स आ रही हैं, इस वक्त हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई 3 से 4 तारीख जो है ये रेला हिट करेगा गुड्डू बैराज पे, और उसके बाद फिर सखर बैराज और दैन कोटरी बैराज। इस वक्त जो सिचुएशन है, आपने देखा होगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो ओवरऑल जो मशीनरी है वो इस वक्त सारी ऑपरेशनल है और फ्रंट लाइन पे है। रेस्क्यू 1112 की जो सर्विस है वो भी आपने देखा कि हमारी जो इस वक्त रेस्क्यूअर्स हैं वो सारे इस वक्त फ्रंट लाइन पे है। मेनली सखर, गुड्डू, लाड़काना के एरियाज हैं, शहीद बेनज़ीराबाद और हैदराबाद में हमने प्लेस कर दी हैं एट द डिस्पोजल ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। कल भी एक कॉल रिसीव हुई और उसमें हमने इवैक्यूएशन की, जिसमें 15 बच्चे थे और 34 के करीब टोटल एडल्ट्स थे, जिनको हमने एक एरिया से दूसरे एरिया में महफूज मकामात पर इवैक्यूएशन की। तो इट्स अ कंबाइन एफर्ट, और पूरी तरीके से हम जो है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो उन एरियाज़ में जहाँ पर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल बन सकती है वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनकी इवैक्यूएशन करा रहे हैं, और खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत बनती है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड कि इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से वहाँ पर रिस्पांस दिया जाएगा। एब्सोल्युटली ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बट इट वुड बी बेटर इफ़ वी कम ऑन ग्राउंड एंड देखें हम क्या सिचुएशन है, तो हम इस पर भी ज़रा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख हमारे साथ मौजूद है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द वेदर सिचुएशन, अबाउट द फ्लड सिचुएशन। हमारे साथ रहिए। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्टोरीज, एक बार फिर ज़रा सैलाब और उसकी तबाहकारी का रुख करते हैं, और फसलों को जो नुकसान हुआ है हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद चेयरमैन पाकिस्तान फार्मर्स एसोसिएशन आसिम रज़ा साहब। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा, अब ऑलरेडी मुल्क भर में आटे की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 300 रुपये तक का इजाफा हुआ है, आवाम परेशान है। इस सूरत हाल की बुनियादी वजूहत क्या समझते हैं? गंदम की प्राइसेस में जो इजाफा है वो नेचुरल है। जिस टाइम नई क्रॉप आई थी तो प्राइसेस डाउन गई थी। आपको पता है आखिरी स्पोर्ट प्राइस 3900 रुपये थी। तो 2 सालों से जो कि हुकूमत पंजाब ने खरीदारी नहीं की, और इस दफ़ा पास्को और सिंध वो डिपार्टमेंट ने भी नहीं गंदम की खरीदारी की, तो प्राइसेस जब नई क्रॉप आई तो खासी डाउन चली गई थी, और तकरीबन 2100 रुपये में आम गंदम सेल हुई खेतों के अंदर। अब चूँकि जैसे जैसे मार्केट ड्राई हो रही है तो प्राइसेस गंदम की ऊपर जा रही हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस आप जो आटे की देख रहे हैं वो बढ़ रही हैं। अगर हम इसको इस तरह लें कि आखिरी नोटिफाइड रेट 2800 रुपया 2900 रुपया गंदम का था, और उस पर 1700 रुपया प्राइस थी आटे की, और उससे पिछले साल
3900 और उसके साथ आटे की प्राइसेस 2800 रुपये थैले की। तो 20 किलो का थैला इस टाइम पे मार्केट में अभी भी 1700 रुपये का अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें तो ये नीचे गया हुआ था तकरीबन 1300 रुपये पे। तो 1300 से गंदम की प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये अच्छा, आटे की प्राइस कराची में 20 किलो आटे का थैला 2000 से 2100 रुपये तक जा पहुंचा है। कीमतों में ये जो सर्ज है ये क्यों है और ये डिफरेंस क्यों है? हाँ, देखिए जिस तरह आपने कराची की बात की, कराची में 2000 रुपये का है, इसी तरह 1800-1900 रुपये का 20 किलो का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो KPK में आ जाएगा, इसी तरह बलूचिस्तान आ जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ शहरों में क्वालिटी और अपना गंदम के प्राइसेस की वजह से डिफरेंस है। और अब अगर हम पंजाब की भी अगर ले लें तो प्राइसेस इस टाइम पे बहुत हाई चली गई हैं। कराची 8300-8400 रुपया 100 kg का रेट हो गया, पंजाब में भी तकरीबन लगभग यही रेट है। तो यही रेट अगर हम सिर्फ एक महीना पीछे चले जाएं तो ये 6000 रुपया था 100 किलो का, 60 रुपये था, आज 830 रुपये 8300 यानी कि 83 रुपये किलो पे आ गया। तो ये प्राइसेस में जो 20 से 23 अच्छा, पंजाब का हुकूमत ने इजाफा- अपने ज़खायर से गंदम जारी करने और फ़ी मन 2900 रुपये करने की जो है वो बात की है, मुकर्ररा कीमत तय करने का ऐलान किया है। इस्तेहकाम आएगा इससे मार्केट में? देखिए, पंजाब हुकूमत ने तो लास्ट ईयर भी जो इशू था, रिलीज प्राइस थी वो 2900 रुपया थी और अब भी उन्होंने उसी को समरी जो गई है मतलब देखते हुए समरी भिजवाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्वांटिटी जो सी है वो इतनी नहीं है जो इफेक्ट कर सकेगी। पास्को के पास, सिंध फूड डिपार्टमेंट पंजाब के पास, सिंध फूड डिपार्टमेंट के पास और पंजाब फूड डिपार्टमेंट के पास, ये मिला के बिल्कुल ठीक है सर। वक्त के मौके पर सामने आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लें, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल। हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने देखा कि जहाँ पे रावी, चनाब, सतलज ने कई ज़िंदगियाँ निगली, सैलाब आया और कई घरों की जो जमा पूंजी थी वो सब अपने साथ बहा कर ले गया। वहीं पे हमारे जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, अगर आप कराची में रहते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। अगर आपको ये बताया जाए कि यहाँ पे तूफ़ान आ रहा है तो बजाय सब लोग घरों में रहने के सी व्यू पहुँच जाते हैं कि देखें तूफ़ान कैसा है। और इसी तरह जब यहाँ पंजाब में सैलाब आया तो बजाय लोग जो बच सकते थे वो बजाय इसके कि वो महफूज मकाम पे चले जाएं, वो मुख्तलिफ हेडवर्क्स पे पहुँच गए और वो देखने ये लगे कि आखिर ये सैलाब होता कैसे है। लेकिन उनमें से बहुत से लोग थे जो टिकटॉक बनाने के चक्कर में वो क्या कुछ कर गए। आपको एक वीडियो दिखाते हैं, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि लोग सैलाब को कितना लाइट लेते हैं और फिर सैलाब उनके साथ क्या करता है। ये एक भाई साहब थे और ये बड़े एटीट्यूड के साथ उन्होंने कहा कि चले मैं आपको पार करके दिखाता हूँ अपनी बाइक के साथ। और उसके बाद फिर ये भाई साहब बहुत कोशिश की, फिर इन्होंने सैलाब के साथ मजाक किया, फिर सैलाब ने इनके साथ मजाक किया और वो मजाक जो है वो इनकी जान पे बनाया। फिर ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने फिर हाथ पैर मारे और इन डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा था। ये डूबते जो थे ये बाइक का सहारा लेने की कोशिश कर रहे थे और उनके पीछे दोस्त भी पूछ रहे थे वाकई डूब रहा है। दोस्तों को भी सलाम है माशाल्लाह से, जो कि इस बंदे को स्ट्रगल करता देखा और सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन दोस्त भी क्यों ही अंदर कूदेंगे। यहाँ पे वो इंग्लिश का मकूला भी गलत साबित होता है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड बट अ फ्रेंड इज़ नॉट अ फूल। ये आदमी जो है फिर फाइनली ये अंदर गए और अंदर जाने के बाद इनकी बाइक जो है वो अब उसकी कोई खैर खबर नहीं है, लेकिन ये खैर से है। तो दरख्वास्त जो है दस इतनी है कि अगर कोई कुदरती आफत आती है तो उसके साथ खेल मजाक, हंसी मजाक ना करें। एक तो अल्लाह अल्लाह करें और दुआ करें कि इस तरह की सूरत हाल जल्द हमारे मुल्क से जाए, आने वाले साल में हमें दोबारा इस तरह की चीज़ ना देखनी पड़े। हाँ, बता दिया गया है कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन हम पाकिस्तानी कहाँ मानने वाले हैं, हम नहीं मानते ना। इसीलिए फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि हम दरिया के बेड्स में सोसाइटीज़ बनाते हैं और ये जब तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं फिर हमें बताया जाता है कि देखिए जी हमने सब कुछ साफ़ कर दिया है, अब हम दोबारा हम लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने फैसिलिटेशन डेस्क बना दिए हैं, जिसको जो चाहिए। वो जो 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ के घर इस वक्त डूब गए हैं और ये बात नहीं है कि जी पानी निकल जाएगा उनके सोफ़े से, जी आप उनको ड्राई क्लीन करके कीचड़ निकाल देंगे, उनकी गाड़ियाँ भी सर्विस हो जाएंगी, लेकिन पानी जब घुसा है और उसने इन घरों की जो बुनियादें उनको खोखला किया है, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हाँ, यहाँ पे सवाल उन लोगों पे भी है कि जब
जब कोई घर ख़रीदने जा रहा होता है, जब आप अपने उम्र भर की जमा पूंजी है वो लगाने जा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें फिर आपको देखनी चाहिए इससे पहले कि आप वहाँ पे बनाएं, उन रिहायशी सोसाइटियों में अपना मस्कन बनाएं, जब वो जगह ही रिहायशी सोसाइटी के काबिल ना हो। इस सूरत हाल में अब या तो बिल्डर माफिया अपने पैसे बना के आगे बढ़ जाता है और आम आवाम जो है वो फंस जाते हैं। अब आवाम मकान या ज़मीन की खरीदो फरोख्त में कौन सी अहम बातों का ख्याल रखें, और जिनके मकानात इस सैलाब में डूब चुके हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? टेक्निकली स्पीकिंग, इंजीनियरिंग वाइज स्पीकिंग, हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए चेयरमैन आबाद मौजूद हैं हसन बख्शी साहब। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके। तो जनाब, अब सिचुएशन ये है सर कि ये एक रिहायशी सोसाइटी है ना लाहौर में जो डूबी है और उसके बाद इतनी ख़राब सूरत हाल हुई है, लेकिन उससे पहले भी हमने कराची में भी देखा है सर, यहाँ पे कौन कौन सी ज़मीनें जहाँ पे मुख्तलिफ सीज़न में पानी नहीं होता वो बेच दी गई लोगों को, और उसके बाद फिर वहाँ जब पानी आ गया समंदर का और फिर लोगों ने आके देखा कि अरे ये तो समंदर की ज़मीन है, तो लोगों के तो पैरों से वो ज़मीन भी निकल गई और मुहावरे वाली ज़मीन भी निकल गई। तो पहले तो मैं चाहूँगा एज एन एक्सपर्ट, व्हाट हैपेंड इन लाहौर, ये क्या हुआ है, सबसे पहले तो ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखिए, दो किस्म की चीज़ें हो रही हैं रिवर बेड्स पे। एक तो जो सिंध में आम है वो है इंक्रोचमेंट ऑन रिवर बेड्स, जहाँ पर लोग अपने मकान या अपना कारोबार स्टैब्लिश करते हैं, और जब इस किस्म की कुदरती आफत उसमें बह जाती है। दूसरी जो आपने मिसाल दी लाहौर की, देखिए ये काम है रेगुलेटर का, टाउन प्लानर का, कि वो रिवर बेड्स में की सोसाइटी को अप्रूवल ना दे, रादर देन हम बिल्डर को या इसको ब्लेम करें। यकीनन गलती उनकी भी होगी, डेवलपर की भी होगी, बट हाउएवर रेगुलेटर का काम है कि अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन आती है तो वो उसको हर नज़रिए से देखे, हर जाविये से देखे, और उसके बाद आइदर उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। वंस रेगुलेटर एक्सेप्ट करता है तो इसका मकसद ये तमाम उसकी चीज़ें चेक हो चुकी हैं। सो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उस रेगुलेटर पे है जिसने इसको नज़रअंदाज किया। इसके अगर यहाँ पर रिवर बेड था, रिवर बेड है, उसको नज़रअंदाज किया और उसके बावजूद अप्रूवल दिया, जिसकी वजह से बेहिसाब लोगों को नुकसान, फाइनेंशियल, ना सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान हुआ, बल्कि एक मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने ये तकलीफ रहेगी पानी उतरने के बावजूद भी। एक जो ट्रॉमा है, एक जो नुकसान है, देखिए उसकी तलाफ़ी होते होते टाइम लगेगा, और इस मुल्क में तो आपको पता ही है नुकसान की तलाफ़ी होने का जो प्रोसेस है वो कितना स्लो है। एग्जैक्टली। हसन साहब, इससे पहले कि मैं ज़रा कराची की जानिब भी आऊँ, ये जो हो जाते हैं मामलात ना, तो इंजीनियरिंग वाइज इन घरों की सिचुएशन अब क्या होगी सर? पानी कहीं 6 फुट, कहीं 7 फुट, कहीं 4 फुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये चलिए पानी उतार भी देंगे और सब कुछ सही हो जाएगा ना, सब साफ़ हो जाएगा, पानी उतर जाएगा, कीचड़ साफ़ हो जाएगा, ठीक है। क्या ये घर दोबारा रिहाइश के काबिल होंगे? देखिए, ये इसका तो एक कोई जनरलाइज्ड जवाब नहीं है। ये घर की इंजीनियरिंग सर्वेज होंगे, और जहाँ पर ये कोई डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर को, फाउंडेशन को, तो उसकी रेट्रोफिटिंग होगी। रेट्रोफिटिंग एक लफ्ज़ है कि जब आपकी कोई फाउंडेशन या कोई स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है और उसको मजबूत करने की ज़रूरत होती है, तो वो एक इंजीनियरिंग तरीका है उसको मजबूत करने का। हम समझते हैं ये अब उनको करवाना पड़ेगा, और सोसाइटी वालों ने ये करवा के देना चाहिए ताकि लोगों को कम से कम तकलीफ हो और वो इत्मीनान से अपने घर पे जा सकें। और मैं देखिए इसका एक बात ये भी कहूँगा कि कोई देर पा हल निकलना चाहिए, वरना तो ये क्लाइमेट के जो मामलात हैं, ये पाकिस्तान दुनिया के मोस्ट अफेक्टेड इलाकों में है और ये होते रहेंगे। अगर आपने इसका देर पा हल नहीं निकाला तो ये नुकसान फिर कहीं 2-4 साल बाद होगा, और ये सस्टेनेबल नहीं है। जी एग्जैक्टली। हम तो सर हसन साहब अभी तो वहाँ तक आए ही नहीं है ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है
हम उससे कंस्ट्रक्शन करें, वो तो अभी बहुत दूर है उससे हम। नाउ माय क्वेश्चन इज़, अब ज़रा आ जाते हैं इस चीज़ पे कि जो बनाने वाले हैं ये तमाम तर सोसाइटी, इट्स नॉट अबाउट लाहौर ओनली, अगर आप ओवरऑल भी देखें तो उनकी तरफ से एक ये चीज़ सामने आ रही है कि भाई ये तो 38 साल बाद इतना बड़ा रेला यहाँ से गुजरा है। 38 साल पहले आया था जो आया था 88 में, उसके बाद तो ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है जब हुई ही नहीं तो फिर यहाँ पे चीज़ें बन गई। और उस पर फिर वो ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं था, यहाँ पे झीलें बननी थी और वो सारी चीज़ें, दैट्स वन थिंग। सो उनका ये उज़्र कह लें या उनका ये पॉइंट कह लें कि जी इतने सालों तक नहीं आया तो फिर हमने बना दी, इसमें कितना वेटेज है? देखिए, जब सर्वे होता है ना फ्लड्स का, तो वो 200 साल 300 साल का सर्वे होता है और उसमें एक पूरी रिसर्च होती है। तभी मैं कहता हूँ, और मेरा इसमें वही है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रेगुलेटर कि वो इनसे ये सर्वे करवाते और फिर उसको एनालाइज करते अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से। देखिए, मेरे पास एक ज़मीन है और मैं एक उस पे वहाँ सोसाइटी बनाना चाहता हूँ और वो ज़मीन मेरी लीगल ज़मीन है। तो मैं किसके पास जाऊँगा? मैं जाऊँगा रेगुलेटर के पास कि ये मैं इस पे ये काम, ये इस पे या वर्टिकल बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। रेगुलेटर मुझे बोलेगा आप ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट के तहत मुझे आप चीज़ें जमा करें। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आया ये ज़मीन पे ये काम हो सकता है कि नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, और you're right. आई विल प्रोवाइड दैट। और वो जैसे मैंने कहा उसका एक लफ्ज़ है, वो हाइड्रो कुछ ऐसा है सर्वे का नाम, वो 200 साल तक का वो रिसर्च करके देते हैं कि इस ज़मीन पे पिछले 200 साल क्या हुआ। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल ह्यूमन लाइव्स आर इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर लोग, आदमी, औरत, बच्चे आके रहेंगे। सो किसी भी किस्म की इतनी बड़ी डेवलपमेंट में हमने तमाम चीज़ों को पूरा करना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पाकिस्तान में रेगुलेटर की कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्रोमाइज्ड रेगुलेटर वो डिलीवर नहीं कर सकेंगे जो बाकी दुनिया में हो रहा है। यस, एब्सोल्युटली। जो हमारे यहाँ होता है कॉम्प्रोमाइज रेगुलेटर, जिसमें हम देखते हैं लियारी में इमारत गिरती, जिसमें हम देखते हैं कि लियाकताबाद में इमारतें गिरती हैं, 80-80 गज के टुकड़े पे 6-6 इमारतें बन जाती हैं, मंजिल बन जाते हैं, तो फिर अल्लाह के मालिक है। सर, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लोग जो हैं वो हमारे यहाँ अब क्या देख के प्रॉपर्टी लें भाई? वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो ऑलरेडी वो पेपर वर्क में बड़े उलझे हुए होते हैं कि ये पेपर ठीक है, ये है, ये फना है, ढिमका है। हम कराची की बात करें तो फाइल डबलिंग नहीं एंड ऑल दैट। अब जब ये सिचुएशन हो जाए तो अब ये भी अब उस आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इसका पता चला ले कि जी यहाँ पे ऐसी ज़मीन है कि इस पे सैलाब आ सकता है, तो मैं इस पर घर लूँ ना लूँ। व्हाट डज अ कॉमनर हैव्स टू डू इन दिस सिचुएशन? देखिए, अगर सही मैं बात करूं तो बेचारा कॉमन आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता है। कॉमन आदमी छोड़े, मैं और आप भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये काम है रेगुलेटर का। इस वक्त गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स अनफॉर्चुनेटली मोस्टली कोलैप्स्ड हो गए हैं क्योंकि मेरिट पे भर्तियां नहीं है, मेरिट पे प्रमोशन नहीं है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, अकरबा परवरी है, जिसके नताइज हम एज मिनहासुल कौम फेस कर रहे हैं एवरी डे लाइफ में। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पीछे एज एन कौम इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेरिट पे वो उस पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं जी। नतीजे तो यही आएंगे ना। आप व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट। ये तो अल्लाह का करम है कि हम कोई बहुत बड़े नुकसान से बचे हुए हैं आज तक। यकीन माने इसमें मेरी और आपकी कोई वो एबिलिटी और कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। यस, लेकिन कब तक बचे रहेंगे सर? हाँ, कब तक बचे रहेंगे? ये तो फिर मैंने कहा, ये तो अल्लाह ही जानता है। चंद अच्छे लोग हैं इस मुल्क में जिनकी बाबरकत अल्लाह ताला हम पे हमेशा रहम करता रहा है और हम उम्मीद करते हैं करता रहेगा। पर इससे हम एज एन स्टेट अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हम बख्शी साहब मौजूद थे और कोशिश की हमने ये जानने की
कि एक तो जब ये चीज़ें हो गई हैं और अब लोगों के घरों के साथ जो हालत हुई है, क्या वो काबिल रिहाइश है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे ही आदमी आज प्रॉपर्टी लेने जाए और वो 5-10 पेपर्स के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाए, तो इस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है। जवाब ये वाला कुछ नहीं कर सकता। एक ब्रेक ले और उसके बाद हाजिर होंगे स्टेप क्लास। अब फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मलेशिया में होने वाले 7वें इंटरनेशनल हीरोज ताइक्वांडो कैंप 2025 में पाकिस्तानी एथलीट्स की जानिब से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई गई है और मजमूई तौर पर 1-2 नहीं 8 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अब हमारे साथ जो आज मौजूद हैं उन सब ने मेडल्स अपने सीने पे सजाए हुए हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला फारूक जो कि चैम्पियन है ऑन माई लेफ़्ट, और ऑन माई राइट इज़ अब्दुल कबीर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट चैम्पियन है, वो भी आप देख सकते हैं। इनके साथ साथ इनके इंस्ट्रक्टर जैन हैं और कोच हसन अली। तो भाई सबसे पहले तो आप दोनों बच्चों को बहुत बहुत मुबारक। ज़रा थोड़ा सा अपने तमगे तो दिखाएं ना प्लीज़। ऐसे करिए, ये देखें आप, इट्स शाइनिंग शाइनिंग। ऑल राइट, बहुत बहुत मुबारक आप दोनों बच्चों को। सबसे छोटे मेरे ख्याल से आप ही हैं, है ना। तो अब्दुल कबीर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? इफ़ यू कैन पास ऑन द माइक। जी कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। जिसको फाइट में हराया वो कैसा है? वो ठीक ठाक है? वो तोड़ मोड़ दिया उसको? उसका नहीं पता। उसका नहीं पता। अच्छा, किससे हुई थी फाइट आपकी गोल्ड मेडल के लिए? पहली मलेशिया से हुई थी, फिर चाइना, नेपाल। अच्छा, फाइनल में किसको हराया? चाइना था, चाइना से जीत गया। चाइना से जीत गए। खुश नहीं हो तुम जीत गए? इतने तुम नागवार क्यों? अच्छा खुश हो तो हंस दो यार अगर खुश हो तो। और तुमने कितने मेडल्स जीते? 2। तो ये दिखाओ। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है। एक सिल्वर है। देयर यू गो। अच्छा, और अब्दुल्ला साहब आप बताएं, आपने भी गोल्ड सिल्वर जीता है? आपने किस किस को हराया? मलेशिया, हांगकांग, नेपाल, चाइना और फाइनल फाइट इंडिया। ये बात की ना बॉस, फाइनल फाइट इंडिया। मैं आपसे पूछूंगा इंडिया की फ़ाइट के बारे में, लेकिन लेट मी गो टू द इंस्ट्रक्टर जैन। माइक पास कीजिए। देयर यू गो। जैन, कब से ये दोनों ट्रेन कर, ये तो इनसे तो मैं मिल चुका हूँ, इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, कब से ट्रेन कर रहे हैं ये बच्चे? सर ये तकरीबन इन बच्चों को 2019 से लेकर अभी तक तकरीबन 6 साल हो गए और ये बहुत छोटे थे उस टाइम पर। ये मेरा ख्याल है 4 या 5 साल के होंगे और ये जो थे उस टाइम पर ऐसे 7 या 8 साल के थे। अब माशाल्लाह वो 14-15 साल के हैं और ये जो है तकरीबन 9 साल के हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया। इनके फादर ने इनको क्लब में एडमिशन करवाया था और उसके बाद ये होता था हमारे सर जो है वो इनको सम टाइम इंस्ट्रक्शन देते थे, सम टाइम जो है मैं इनको कराता था। लेकिन अभी हमने जब हमें पता था इनका ये प्लान है जाने से पहले, तो रिसेंटली जो है मैंने इनको तकरीबन 2 वीक्स एक स्पेशल सेशन इनको मैंने दिया था, क्योंकि अब ज़ाहिर ये हो रहा है टाइम के साथ साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हो रही हैं। उसमें होता है कि बैलेंसिंग और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। तो वो इनको मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग दी थी जो इस वक्त इंटरनेशनल अरीना के अंदर जो है लोग प्ले कर रहे हैं और अच्छे प्लेटफॉर्म पर, यानी खेलने के लिए उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो इनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये बच्चे जो है ये अचीवमेंट लेकर के आएंगे, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने बहुत वेल प्ले करा और बहुत अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। और हसन साहब ज़रा ये बताइए कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट? कितने खिलाड़ी, कितने एथलीट्स थे अगर तादाद की बात की जाए तो? एथलीट्स हमारे पास 3000 प्लस थे वहाँ और वहाँ 35 कंट्रीज़ थी। हर कंट्री का आपको पता है कि कितना एक्सपोजर होता है। पाकिस्तान में हमारे पास बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एडवांस चीज़ें नहीं है, बट जो दुनिया के अंदर जो दूसरे मुल्क हैं वो फुल एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों से। तो हमें तो अल्लाह का ये शुक्र है कि हम बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ऐसे लोग हमने टफ़ टाइम दिया जो कि बिल्कुल मैट इक्विपमेंट्स हर चीज़ उनके पास अवेलेबल होती है। और वहाँ का अरीना इन लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम था। वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और हम लोग बच्चों ने बहुत अच्छा किया जिसकी वजह से हमारा मेडल बने। ताइक्वांडो की जब हम बात करते हैं और जब हम बात करते हैं कि मॉडर्निटी, तो ट्रेनिंग से लेके और फैसिलिटीज़ तक वो क्या मॉडर्न चीज़ें हैं जो बाकी ममालिक के पास है और हम लैक करते हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है आपका अरीना। सबसे मेन होता है अरीना, इंडोर। बेसिकली हमारा इंडोर गेम है तो हमें अरीना चाहिए होता है इंडोर। उसके बाद लेटेस्ट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स हैं, लाइक कि आपका हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड, अब आपका पंच का सेंसर भी आ गया है और इसके साथ साथ हमारे पास फ्लोर मैट्स होने चाहिए और हमारे पास ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम इनकी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छे से अच्छी कर सकें, जिसमें इनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो, इनकी किक्स हाई हो, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो। इन चीज़ों की वजह से हमारा और दूसरी कंट्रीज में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वो एडवांस लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं, विद अपनी मदद आप कर रहे हैं। जब आप बात करते हैं अरीना की, इंडोर
गेमिंग की। कराची में आप लोग माशाल्लाह से इतने अरसे से ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास कितनी, मैं अभी वो बात नहीं कर रहा कि अंदर की सिचुएशन कैसी है, लेकिन ओवरऑल कितने अरीनाज हैं जहाँ पे बच्चे ट्रेन हो रहे होते हैं? देखिए, इस पर कराची के अंदर ऑलमोस्ट 30, 40, 35 तक क्लब्स रन कर रहे हैं लोग। ओके। तो उसके अंदर मुश्किल से 4 या 5 लोगों के पास इंडोर अरीना है, बाकी सबके पास अपनी मदद आप है, कोई पार्क में करा रहा है, कोई जगह रेंट लेके करवा रहा है, कोई मतलब अपने घर की छत पे करा रहा है। 3 से 4 हमारे पास ऐसे वेन्यूज़ हैं जिनके ऊपर प्रॉपर ताइक्वांडो इंडोर हो रहा है, जिसमें से स्पोर्ट बोर्ड है हमारा सबसे पहले, जो हमारा हेडक्वार्टर है। उसके बाद आपका कराची नाज़ाबाद वाला, बिल्कुल। उसके अलावा जी फॉर्मेट गालिब लाइब्रेरी जो मशहूर है बहुत। और उसके बाद हमारा KST है अपना कराची यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे, वहाँ है आपका। इसके अलावा ये आपका मेट्रो व्हील के पास भी इंडोर स्टेडियम है, और इसके अलावा आपका ये क्या कहते हैं शराब गोट के पास भी है। तो मतलब हमें 3-4 ही ऐसे वेन्यूज़ हैं जो कि इंडोर हैं, अदरवाइज तो सब आउटडोर अपनी मदद आप कर रहे हैं। और जब ये दीगर ममालिक जो हैं जो आपसे खेलने, उनके एक छोटे शहर में अंदाज़न कितने अरीनाज होंगे? हम गए थे, हाँ, हम वहाँ चैम्पियनशिप के एक इवेंट खेलने के बाद हम एक एकेडमी गए थे जॉइंट सेशन करने। हमने वहाँ देखा कि माहौल ही डिफरेंट है। जैसे हमारे पास अगर इक्विपमेंट की बात करें, एक पैड हमारे पास 2 हैं रखे हुए, वहाँ कम से कम 50 रखे हुए हैं। ठीक है, और अरीना ऐसा बना हुआ है कि मतलब लेटेस्ट चीज़ों से वो काम कर रहे हैं। और हम तो देखें अपनी मदद आप यूँ कर रहे हैं कि हमारे पास तो अरीना ऐसा है कि एक पत्थर का एरिया है, जी 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 जी, इंडोर भी नहीं है जी, मट्टी भी हमने साफ़ करनी है, हाँ, मट्टी खानी तो भी है, माहौल भी। अगर हम लोग ये गोल्ड और सिल्वर लेके आ रहे हैं तो क्या ही बात है। बिफोर गोइंग टू द किड्स अगेन, जैन, जब हम एक तो हमने फैसिलिटीज़ की बात कर ली, ठीक है, वो मॉडर्न उनका डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब जिस तरह बहुत सारे गेम्स, क्रिकेट से लेके हॉकी और दीगर जगहों पे रूल से लेके टर्फ्स तक जो है वो अब चेंज हो रही हैं, मॉडर्न हो रही हैं। ताइक्वांडो का जो गेम है, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, सबसे पुराने टेक्निक्स में से एक है, तो ये भी मॉडर्नाइज हुआ है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। पहले फ्लेक्सिबिलिटी पर लोग इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन अब वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई है। जंप्स हो गए हैं, राउंडिंग, रोलिंग, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो इंक्लूड हो गई हैं, और टाइम टू टाइम लोग अब उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। मीन के किसी ज़माने में बहुत सिंपल था कि लोग विदाउट मैट भी इसको कर लिया करते थे, लेकिन अब मैट रिक्वायर्ड है। बहुत सारे, जिस तरीके से सर ने कहा कि लेटेस्ट अरीना हमें चाहिए, मतलब मीन के ये कह रहे हैं कि हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। उसके साथ साथ हमें PSS सिस्टम होता है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम होता है। उसके साथ साथ हमारे इक्विपमेंट भी ऐसे आ गए हैं जिनके अंदर हम सेंसर लगा हुआ होता है, और जब आप उस पर हिट करते हैं तो फिर वो सेंसर सेंस करता है और पॉइंट गेन हो जाते हैं। तो मीन के ये कि अब वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और गेम के अंदर भी ये चेंज आ रहा है। अब बैलेंसिंग हो गया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, बॉडी की स्टेबिलिटी हो जाए, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब टाइम टू टाइम जो है बहुत चेंज आपने आया। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, ठीक है, इसका मतलब ये कि ये वाला जितना भी स्पोर्ट हो गया वो बहुत से शुरू करना चाहिए ना। आई रिमेंबर चाइना में तो इट्स सो कंपलसरी, इसीलिए तो वो एथलीट इतने बनाते हैं भाई। वो बचपन से ही जब बच्चों की हड्डी लचकदार है और इनके पास ज़्यादा फ्लेक्स करने के ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, तो वो उस वक्त करा रहे होते हैं। एक तो हमारे यहाँ आप लोग ये कराते हैं, बट स्कूल्स वगैरह में ओवरऑल इनकरेज ही नहीं करते ना हम। अगर हम स्कूल्स में अपने ये करना शुरू कर दें, हमारा तो अल्लाह माफ़ करे 1 रूम 2 रूम स्कूल होते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, तो अगर हम स्कूल्स में इनकरेज करना शुरू कर दें तो फिर ये चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली स्कूल्स के अंदर अब हो रहा है। पहले ये था कि एक, अगर हम स्कूल्स के हवाले से बात करें, ताइक्वांडो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ऐसा था कि बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना था कि मीन ताइक्वांडो भी कोई गेम है। लेकिन ये जब से स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, और अब तकरीबन अगर हम खाली कराची की बात करें तो तकरीबन कराची का कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर ताइक्वांडो नहीं हो रहा हो। मेरा ख्याल है 100 में से समझ लें 5% स्कूल ऐसे होंगे जो नहीं कराते। मीन के बड़े जितने भी स्कूल हैं वो सब ताइक्वांडो करा रहे हैं, और उसी की वजह से इस गेम को बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी मिली है। अब इंटर स्कूल हमारे इवेंट्स होते हैं, इंटर क्लब होते हैं, उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास समझ लें क्लब से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो होती है वो स्कूल्स की होती है। ओके, दैट्स वन थिंग। ओके, बिफोर क्लोजिंग, हमने इंडिया को हराया, तो कोई फाइट से पहले कोई मुंह मारी, कोई फड्डा वड्डा भी होता? बच्चों में नहीं होता है यार, बच्चों में नहीं होता तो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। अच्छा, फाइट हो गई, आपने हरा दिया, उसके बाद आपकी फिर आप मिले उससे, क्या बातें हुई? गले मिले उससे हम। हाँ जी, पॉइंट डिफरेंस हम जीते थे उससे। अच्छा, फिर दोस्ती की उससे? जी।
दोस्ती की? तस्वीरें खिंचवाई दोस्ती करी। चले, दैट्स वन गुड थिंग कि जब ये स्पोर्ट्स जो है ना वो आपको करीब लाता है। और अब वो जो भी सोचें हमारे बारे में, लेकिन हम तो मोहब्बत और हम कई पैगाम देते हैं। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स के मैदान में उतरेंगे, रिंग में उतरेंगे, तो उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भाई आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। बस आखिरी में ये बता दें कि नेक्स्ट फाइट क्या है, कहाँ है, कब है? अब इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट ये कि आने वाला जो भी इंटरनेशनल इवेंट होगा हम इंशाल्लाह इन दोनों को भी लेके जाएंगे। अभी हम लोग 3 बच्चों को लेके गए थे, जिसमें एक बच्चा अभी साथ हमारे नहीं है, उसने भी गोल्ड मेडल लिया था। इंशाल्लाह हमारा पूरा फोकस ये है कि आने वाली जैसी अपकमिंग कोई भी टूर्नामेंट होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, इंशाल्लाह हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम 3 नहीं 30 बच्चे लेके जाएँ। भाई चलें, थैंक यू सो मच आप सबका। इससे ज़्यादा एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा जुड़ेंगे। वी हैव गॉट मोर शोज टू शेयर, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद। इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस शो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग इंटरनेशनल। कुछ आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हैं, और वो ये कि चीन में जारी है शंघाई ताउन तंजीम, इसका 25वां इजलास है जारी। शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो मौजूद हैं इस कन्वेंशन सेंटर में। सरबराहान मुमलिकत इजलास में रूस के सदर पुतिन हैं, तुर्क सदर एर्दोआन हैं, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान हैं, जिनसे मुलाकात हो चुकी है अभी अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। और इस मौके पे सदर शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने सबका इस्तकबाल किया, और अहम मिशन तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय काम करना है, ताउन की रफ्तार को फ़रोग़ देना। बट इस सब से हट के जो फोकस है इस वक्त वो है पाकिस्तान और इंडिया, और ज़्यादा इट्स ऑन द ओनस इज़ ऑन इंडिया, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट करने की मोदी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा है। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। इस मामले पे हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर उस्मान बड़ाई साहब। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान साहब, बिफोर आई कम टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी प्रेमी शहबाज शरीफ, मैं सबसे पहले ज़रा इंडिया की तो बात कर लूँ ना। नरेंद्र मोदी जो हैं और उनका मीडिया वो भरपूर दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इट्स द पांडा एलिफेंट न्यू बॉन्ड एंड फला एंड ढिमका एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम तर सिचुएशन को, और अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा होगा कि जब यहाँ पे मोदी साहब भी आए हुए हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब वो जो क्वाड इजलास होना था, समिट होना था, ट्रंप उससे पीछे हट गए? जी, मेरे ख्याल में खसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है इस वक्त। जो पुरएतमाद हमारे मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं उस इजलास के दौरान, मेरे ख्याल में जितनी फुटेज आप लोगों ने भी देखी होगी, उतना ही ज़्यादा जो है लेस कॉन्फिडेंस जो है ना मैं उनके एंड पे देख रहा हूँ नरेंद्र मोदी के। वो आगे बढ़ बढ़ के जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनसे हाथ मिला रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये अपनी औकात पे आ गए हैं। ये जो मोर्चा बने हुए थे यहाँ पे एशिया में अमेरिका का अगेंस्ट चाइना, तो मेरे ख्याल में चाइना के साथ हाथ मिलाते हुए इस चीज़ का भरपूर अंदाजा हो रहा था कि ना सिर्फ रीजनल हेजमनी इनकी कंप्रोमाइज हो चुकी हुई है, इंडिया रिसीड कर रहा है, बल्कि जो इंटरनेशनल अरीना में परमानेंट 5 के अंदर वो शामिल होना चाहते थे, दुनिया की चौथी बड़ी आलमी मईशत बनने का ख्वाब था, वो चकनाचूर हो गया मुकम्मल तौर के ऊपर है। हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को कोई जल्दी नहीं उससे हाथ मिलाने की। अब नरेंद्र मोदी आगे बढ़ के पाकिस्तान से हाथ मिलाएं तो मिलाएं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज ऑलवेज बिन वेलकमिंग, लेकिन इस सारे मामले के अंदर हम इंडिया को किसी तरीके से कोई लेवरेज देने के लिए तैयार नहीं है। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना बड़ा प्रैक्टिकल कंट्री है, उसे पता है इंडिया किस तरह क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो है उसके अंदर शामिल होके जो चाइना के खिलाफ पॉलिसी ऑफ एनसर्कलमेंट है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको सपोर्ट करता नजर आया है। तो मेरे ख्याल में इंडिया मोदी पिछले साल इसी इजलास का बाइकआउट कर चुके हुए हैं। उन्होंने शिरकत नहीं की अपने पार्लियामेंट के इजलास की वजह से। 8 साल के बाद नरेंद्र मोदी वहां पे रेड कारपेट पे इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं इस वक्त है। तो मेरे ख्याल में एक एंजाइटी है मोदी के एंड के ऊपर जो हम देख रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के हवाले से चाइना ने 2 लैंडमार्क जो है वो अपना कॉन्फ्रेंस वहां के ऊपर रखी हुई है। एक है B2B इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें 250 कंपनियां पाकिस्तान की वहां मौजूद होंगी और 200 से ज्यादा चीनी कंपनियों का ये इकट्ठा हो रहा है, जिसके अंदर जी जिनपिंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ CPEC 2.0, इस CPEC को एक्सपैंड करने के हवाले से भी जो है चाइना ने इसी फोरम के अंदर जो है एक रूम रखा हुआ है ताकि साइड लाइन के ऊपर ये बड़ा मेगा इवेंट हो। तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए इस वक्त इस सूरत हाल में बस इतना ही है कि वो फोटो अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं और साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो इंडिया लेवरेज सोच रहा है, उनका मीडिया जो मर्जी कहे
क्योंकि चाइना हैज़ ऑलवेज बिन लेवल हेडेड। उस चीज़ के हवाले से उनके एंड के ऊपर ये चीज़ मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वाजिया हो चुकी हुई है कि वो पाकिस्तान की कॉस्ट पे इंडिया के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो उस्मान साहब पाकिस्तान को इस बिल्कुल अच्छा, एक तो आपने दो बड़े अहम पॉइंट्स रेज किए, वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट, द CPEC 2.0 एंड ऑल आने वाले शोज़ में। बट चाइनीज़ एक कहावत है, उसका तर्जुमा ये है कि देयर कान बी 2 लायंस ऑन अ माउंटेन, देयर कान बी 2 टाइगर्स ऑन अ माउंटेन। यानी कि भाई एक पहाड़ पे एक ही शेर रहेगा, एक ही चीता रहेगा, इंडिया को वो ऊपर नहीं आने देंगे। वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो बड़ी अहम चीज़ लिख रहा है सर, NFI में Xi and Modi hailed their countries' warming ties in a meeting Sunday, but differences in the two sides readouts hinted at lingering disagreements। यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इख्तलाफात सामने नज़र आ रहे हैं। तो ये तो वो दावा एक तरफ हो गया भारतीय मीडिया का कि जी वो पांडा एलिफेंट बॉन्ड जो है वो शुरू होने वाला है एंड ऑल। अब इसमें बड़ी टाइट रोप पे चल रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया को बैलेंस भी करना है, उसको आंखें भी दिखानी है अमेरिका को, लेकिन जो भारतीय बोर्जवाजीज़ हैं वो ज़्यादा अरसे टिक नहीं सकते इस मामले पे कि आप अमेरिका को आके दिखाते रहें, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट वेस्टेड है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो मोदी वो रादर देन एक स्टेटमेंट बनने के वो एक माजरत के साथ लकी रानी सर्कस के जगलर बन गए हैं, जो कि अपनी इकोनॉमी की बॉल्स उछालने की कोशिश कर रहे हैं इन हिज हैंड्स, और साथ ही इन्होंने दोनों हाथों में एक डंडा भी पकड़ा हुआ है रीजनल चौकीदार बनने का, और वो उस साइकिल पे भी बैठे हुए हैं जिस पे वो चले जा रहे हैं ऑन अ टाइट रोप। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया इन ऑल दिस सर्कमस्टांस। जी डेफिनेटली। और मेरे ख्याल में आंखें उन्होंने क्या दिखानी है, मैं तो उनकी आंखें नीचे देख रहा हूँ। जितनी फुटेज आई हुई है उसमें आंखें झुकाए फिर रहे हैं और दुकान से आगे बढ़ के हाथ मिला रहे हैं, और उस तरीके का लेवरेज भी नहीं मिल रहा। ना चाइनी प्रेस उतना इनको स्पेस दे रही है, और ना पाकिस्तानी प्रेस सोच रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई हैंडशेक का मूवमेंट आता है। और हम शहबाज शरीफ के एंड के ऊपर देखते हैं, साइड लाइन्स के ऊपर मीटिंग किए चले जा रहे हैं। उसकी रीज़न है मई के महीने में जिस तरीके का हमने तमाचा इन्हें मारा हुआ है, उसकी रेजोनेंस अभी भी हमें इस इजलास में नजर आ रही है। जिस तरह बेलारस के जो है हेड जो है वो पाकिस्तान को इंगेज कर रहे थे, और दीगर मुल्कों के जो अपना डेलीगेशन आए हुए हैं, क्योंकि ये SCO का सबसे बड़ा सरबराही इजलास है जो 2001 उसके क़याम के बाद आज हम देख रहे हैं। 20 मुल्कों के सरबराहान यहाँ मौजूद है, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें शामिल है यूनाइटेड नेशन भी और आसियान भी, उनके सरबराह भी यहाँ पे मौजूद है। और ये ग्लोबल साउथ की एक सॉलिडारिटी का इवेंट है जिसमें मगरबी ममालिक जो हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल पैरेलल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया चाइना ने, और अमेरिका जो अपने रूल बेस्ड ऑर्डर से पीछे हट चुका हुआ है, वहां पे मल्टीलैटरलिज्म की बात करता नजर आता है बीजिंग है। और दूसरा मेरे ख्याल में ये चीज भी यहाँ पे बताने की बहुत जरूरत है कि अगर मैंडेट देखें चाइना का इस SCO के हवाले से, तो ओवर द टाइम उन्होंने इसके अंदर बड़ी तब्दीली की है। शुरू में उनका पोस्टर था सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म के खिलाफ इसको उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने सिक्योरिटी चैलेंजेस से मैनेज करने के लिए भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है। और वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, बॉर्डर जो है उनके ऊपर कोई अपना लड़ाई ना हो, पोरस बॉर्डर ना हो, यहाँ के ऊपर इकोनॉमिक लिंकेजेस, सिवाय इंडिया के तमाम कंट्रीज BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है यहाँ के ऊपर जो खड़े हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना ड्रैगन ये साबित कर चुका हुआ है कि फ्यूचर जो है ना वो एशिया का है, और उसमें चाइना लीड कर रहा है, और चाइना कैपेसिटी बिल्ड कर रहा है इर्द गिर्द के तमाम कंट्रीज की है, चाहे उनके एंड के ऊपर एनर्जी के क्राइसिस हो। इंडिया का हमेशा रोल इस फोरम पे सैबोटाज करने का रहा है। उन्होंने 2 साल पहले जबकि इंडिया के अंदर मीटिंग थी, समिट इजलास वर्चुअल कर दिया उसे, ताकि ना शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़े ना शी जिनपिंग को। जबकि उसी साल सितंबर के अंदर इन्होंने G20 का इजलास दिल्ली में किया और रेड कार्पेट बिछाया। और उस्मान साहब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। जब आप ये कहते हैं कि चाइना अपने दोस्त ममालिक की कैपेसिटी बढ़ा रहा है, वहीं पे टेररिज्म का मामला भी आता है, प्लीज़ टेल मी, अफगानिस्तान से जो उनका रजीम है उससे दोनों नाराज़ है, पाकिस्तान और चाइना भी। उन्होंने इसका खुल के इजहार भी किया कि भाई हम तरक्की करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से ये दहशतगर्दी रुक नहीं रही है। जिव गॉट 30 सेकंड सर। जी डेफिनेटली, क्योंकि ये अपना केस इनके लिए एसेट टेस्ट है, एक अपना क्या कहते हैं SCO के फोरम के लिए, क्योंकि तरक्की के सारे रास्ते जो हैं वो काबुल से गुजर के जाते हैं। चाइना पहला कंट्री था जिन्होंने वहाँ पे एम्बेसी शुरू की, एम्बेसी खड़ी की, और साथ ही उन्होंने वहाँ के ऊपर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दी है। ऑल राइट, हमारे सर वक्त महदूद है, बट थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।